हेलो दोस्तों, नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान निर्माण से संबंधित चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान निर्माण से संबंधित जो कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम लोग संविधान निर्माण से संबंधित जो भी पहलू है उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, जो सबसे पहले संविधान सभा के गठन का जो विचार हुआ, एक एम.एन. राय नेता थे, 1934 में इनके मन में आया। इन्होंने इस विचार को व्यक्त किया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और एम.एन. राय जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, ये वामपंथी दल के नेता रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। उसके बाद में जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया। और स्वराज पार्टी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। स्वराज पार्टी जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो उस समय में कांग्रेस में विभाजन हो गया। एक परिवर्तनकारी लोग उभरे और एक अपरिवर्तनकारी। तो जो परिवर्तनशील नेता थे उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आगे आए और उन्होंने माना कि नहीं, हमें सरकार के साथ जो विधानमंडल है सरकार का उसमें प्रवेश करना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और फिर वहाँ जा कर के हमें सरकार को के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। और इस तरह से हम जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको हम स्वतंत्रता आंदोलन में हम योगदान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी 1934 में, देखिए 1934 में दो चीज़ें आई सामने उभर करके। एक एम.एन. राय थे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित, तो इन्होंने बोला कि नहीं, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और उसके बाद में स्वराज पार्टी ने भी बोला 1934 में, ठीक है। उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू, J.L. नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो है संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए। और इसको सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया है ना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसको दे दिया गया 1940 में। और इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया, इंग्लिश में बोलते हैं इन प्रिंसिपल, ठीक है ना, इन प्रिंसिपल। तो सैद्धांतिक रूप से होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ था कुछ दिन पहले, और वहाँ पे नीतीश कुमार जाते हैं, कहीं पे विजिट के लिए जाते हैं और देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे किसानों की स्थिति दयनीय है, तो वो झट से एक सैद्धांतिक अप्रूवल दे देते हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देते हैं कि नहीं, यहाँ के किसानों को सहायता राशि मिलनी चाहिए। तो जो सहायता राशि उनको मिलेगी उसके लिए प्रोसीजर्स है, कई सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो उसको तो फॉलो करते रहेंगे बाद में, लेकिन उस समय वो अप्रूवल दे देते हैं। तो इसी तरह जो है इन्होंने जो प्रस्ताव रखा वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो उसको इन प्रिंसिपल मान लिया गया, सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया। और वो तो जब संविधान सभा का गठन हुआ वो तो बाद में हुआ ना 1946 में, लेकिन तब तक मान लिया गया, ठीक है। अब देखिए 1940 में ही एक क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये भी संविधान निर्माण से संबंधित इसने प्रस्ताव दिया और इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इस तरह से ये असफल हो गया। तो जब असफल हो गया तो उसके बाद से कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी। तो उसके बाद फिर 1946 में 3 सदस्यों की एक टीम भेजी गई, कैबिनेट मिशन योजना, इसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। इसमें जो इसके जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे, और इसमें और भी सदस्य स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे और A.V. अलेक्जेंडर थे, ठीक है ना। तो जो पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष थे। तो इस जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था इसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में 389 सीटों वाली संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए उस समय देश की जो आबादी थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, और प्रति 10 लाख पे एक सीट का प्रावधान किया गया। प्रति 10 लाख पर एक सीट का प्रावधान किया गया। अब ये जो 389 जो सीट थे, इसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने सीट आएंगे, इसका बाइफरकेशन, इसका अलग अलग मैंने इधर बताया हुआ है। देखिए 389 इसमें जो है प्रांत से, जो कि मतलब ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट अधीन में थे, जो प्रांत उसके शासन में थे ब्रिटिश शासन के, तो उसमें 292 सीटों का प्रावधान किया गया। और उसके बाद में जो चीफ कमिश्नरी थे उनसे 4 सीटों का, ठीक है ना, चीफ कमिश्नरी भी थे जो वो भी ब्रिटिश के अंदर आते थे। तो इस तरह से 4 और सीट, तो 292 और 4 296,
टोटल 296 सीट हो गए जो कि ब्रिटिश के अधीन थे, 296 296। उसके बाद में देसी रियासतों से 93 सीट, ठीक है ना, उस समय कई सारे देसी रियासत भी थे तो वहाँ से भी 93 थे, टोटल मिला के 389 हो जाता है। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ कितने सीटों पे हुआ, 389 पे, ठीक है ना। प्रति 10 लाख पे एक सीट का प्रावधान किया गया, प्रति 10 लाख पे एक सीट का प्रावधान। अब देखिए 389 में जो टोटल 389 सीट से 389, उसमें से जो देसी रियासत थे उसके लिए 93 सीट था तो बच गए 296। तो इन 296 सीटों पे चुनाव हुए। तो चुनाव के कैसे हुए, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए, इसमें चुनाव हुए एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कि आजकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनने हेतु जिस तरह से की चुनाव पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव किया गया। और देखिए उसमें जो उस समय के प्रांतों के जो विधानसभा थे उनके जो सदस्य थे उन लोगों ने भाग लिया। और देसी रियासत में क्या था, देसी रियासत के जो सदस्य थे उनको, जो देसी रियासत के राजा थे या जो प्रमुख थे, उन्होंने डायरेक्ट अपने सदस्यों को मनोनयन किया और उस तरह से उनको संविधान सभा में भेजा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को पता है 1947 में देश का विभाजन हो गया। तो जब देश का विभाजन हुआ तो उसके बाद जो संविधान सभा में जो सदस्य बचे वो 299, ठीक है ना। देखिए पहले 389 थे, उसके बाद में जब विभाजन हो गया तो 299 सदस्य बचे टोटल, ठीक है ना, 299, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जब संविधान सभा का चुनाव हो गया, गठन हो गया, तो उसके बाद में भाई उस पर उसका कार्य भी होगा ना, प्रोसीडिंग होगा, है ना। तो जो प्रोसीडिंग हुआ सबसे पहले 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर को एक बैठक हुई, 9 दिसंबर को बैठक हुई, पहली बैठक। और इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। तो पूछता है एग्जाम में कि इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर को बैठक हुई और 11 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने देश के, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जब अध्यक्ष होंगे तो उपाध्यक्ष भी होंगे, तो HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है ना। तो 9-11, उसके बाद में 13 तारीख में आ जाइए। 13 दिसंबर में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है ना। जब कोई भी चीज़ बनता है, इतना बड़ा संविधान का निर्माण हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना, है ना। ऐसे थोड़ी कि मतलब किसी भी दिशा में चला जाएगा। तो एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने और उसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी को 1947 को, ठीक है ना। देखिए 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्ताव पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, और उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको मान लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, बाद में जब प्रीएम्बल बना संविधान का, है ना, प्रीएम्बल मतलब कि प्रस्तावना, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देशिका, ठीक है ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना। और देखिए जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हम लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, तो उसी तरह जो BN राव थे इनका भी कम योगदान नहीं था संविधान निर्माण में, ठीक है ना। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, इसकी तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए हम अन्य बिंदु पे चर्चा करते हैं। देखिए हम जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक पॉइंट को आप देखिए, एग्जाम में आते हैं। देखिए अब हम अन्य बिंदु पे चर्चा करते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, है ना, राष्ट्रीय ध्वज को शामिल किया गया, मतलब इसको मान लिया गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा। उसके बाद में 1949 में, ठीक है ना, 49 में राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण कर लिया भारत ने, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। ये राष्ट्रमंडल होता क्या है, इसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं। राष्ट्रमंडल वैसे देशों का समूह है जिस पर ब्रिटेन का किसी न किसी रूप में शासन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में 24 जनवरी को 3 घटनाएं हुई। राष्ट्रगीत
राष्ट्रगान और राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति, इन तीनों को स्वीकृति दी गई। राष्ट्रगीत हमारा क्या होगा, राष्ट्रगीत आप लोगों को पता ही है, वंदे मातरम। और उसके बाद में राष्ट्रगान जन गण मन। उसके बाद में 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति मान लिया गया। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिस विधि से, उस विधि से राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका उस विधि से चुनाव नहीं हुआ, बस संविधान सभा के द्वारा ही चुन लिया गया कि हाँ राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कई सारी समितियाँ थे। अब इतना बड़ा संविधान बन रहा है तो उसके लिए समिति होना है ना, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग समिति है ना। एक आदमी तो बना नहीं सकता ना इतने बड़े संविधान को, है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे वो अकेले उन्होंने संविधान को बनाया, तो ऐसा नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। उनका योगदान, बहुत ज़्यादा योगदान था संविधान बनाने में, लेकिन संविधान बनाने हेतु बहुत सारे लोगों का योगदान है और अलग अलग समितियाँ थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी का योगदान है। चलिए, तो हम समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो संघ समिति था, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, जो संघ सदस्य थे संघ शक्ति के। अब इसको याद कैसे करिएगा, देखिए जो अपना संघ है भारत, इसके प्रमुख जो है जवाहरलाल नेहरू ही हुए, प्रधानमंत्री हुए। तो जब संघ के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू होंगे तो फिर संघ शक्ति के अध्यक्ष भी इन्हीं को चुन लिया गया। तो जब प्रधानमंत्री थे तो इसे रिलेटेड करके याद रखिएगा। उसके बाद में संघीय संविधान समिति, तो संघ से रिलेटेड है तो वहाँ बस नेहरू लगा दीजिए, संघीय संविधान समिति नेहरू, ठीक है ना। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी नेहरू और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष नेहरू। उसके बाद में देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये कौन थे, ये थे आपके पटेल जी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो देशी रियासतों के एकीकरण में और पूरे मतलब देश के एकीकरण हेतु जो पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रांतीय संविधान समिति आ गया तो यहाँ पे सीधे सीधे पटेल, तो इसमें ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में प्रारूप समिति, मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है, प्रारूप समिति, ये इसको देख करके भी कंफ्यूज मत होइए। जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसका एक हम खाका तैयार करते हैं। जब खाका तैयार हो जाएगा तभी तो हम उस पर आगे काम करते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो वही प्रारूप बनाया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर थे। इन्होंने पूरे संविधान का खाका तैयार किया कि भाई इस हिसाब से संविधान का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर। उसके बाद में मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये भी है, ये पटेल जी, ठीक है ना। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद में प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो अध्यक्ष होगा, कोई भी चीज़ का जो अध्यक्ष होगा, उसके नियम, उस चीज़ को चलाने हेतु उसकी जिम्मेवारी होगी। तो नियम कानून, कायदा कानून तो वही बनाएगा। इस तरह से राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष थे तो प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष इनको बनाया गया, लाजिमी सी बात है। उसके बाद में उसका संचालन कैसे होगा, है ना। तो संचालन भी भाई अध्यक्ष के हाथों में ही होता है। तो भाई उसको संचालन समिति का भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। उसके बाद में राज्यों के लिए समिति, मतलब कि राज्यों से समझौता करना है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि राज्यों से समझौता जो है, यहाँ पटेल नहीं मारिएगा, यहाँ पे नेहरू है। प्रांतीय संविधान समिति पटेल होगा, लेकिन राज्यों के लिए समिति, मतलब कि राज्यों से जो समझौता करना है, उसके अध्यक्ष नेहरू थे, ठीक है। संविधान निर्माण हेतु जितनी भी समितियाँ बनाई गई, उसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है ना, अध्यक्ष को मिला करके टोटल 7 सदस्य थे। और आप लोगों को पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और N गोपाल इसके अन्य जो सदस्य थे, 6 सदस्य, N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना। उसके बाद में मुंशी जी भी थे और सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, ठीक है ना, ये भी थे। और उसके बाद N माधवराव जो है, ये BN मित्रा की जगह है। BN मित्रा का क्या हुआ था, उनका तबीयत खराब हो गया था तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तो BN मित्रा की जगह पे N माधवराव आए। उसके बाद में कृष्णमाचारी थे, TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान की जगह है और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी जगह पे ये है, ठीक है ना।
इसके अलावा देखिए जो महत्वपूर्ण है, जो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ठीक है ना। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया, लेकिन पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को इसको क्यों लागू किया गया? देखिए 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसमें नेहरू द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो उसी की याद में जब 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान, ठीक है ना, को अपनाया गया, तो उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया। तो फिर उस जो ऑस्पिशियस डे था, मतलब कि जो शुभ दिन था 26 जनवरी 1930 वाला, तो उसकी याद में फिर 26 जनवरी 1950 को रखा गया, और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रस्तावना है, संविधान के लागू होने के बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया, ठीक है ना। पहले संविधान लागू हुआ और उसके बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया। अब चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मन्नु की संज्ञा किसको दी गई है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद में चलिए देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं, कौन से देश से क्या लिया गया है। तो स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन की चर्चा करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का ही कब्जा था भारत के ऊपर। तो जो संसदीय शासन प्रणाली था, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें आपको सीधे सीधे संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि देखिए इतने दिनों तक जब अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो जो संसदीय शासन प्रणाली होगी या जो भी कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था होगी, तो उससे तो ज़रूर ही प्रभावित होगा। तो जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ये तो ज़रूर ही प्रभावित होगा। तो इस तरह से ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। उसके बाद में संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, ठीक है ना, विधि का शासन। उसके बाद में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति जो है कि राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है। उसके बाद में एकल नागरिकता, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके बाद में जब चुनाव होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसको मत आता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो विजयी होता है। ये भी संविधान इसके ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद में परमाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद में यूएसए में आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है ना। और मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है ना, यूएसएसआर से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन भी यूएसए से लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, अभी जैसे कुछ दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया था अमेरिका में, तो यहाँ भी जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। अब हम कनाडा की चर्चा करते हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है? देखिए, एक होता है कि राज्य सूची का विषय होता है, एक होता है केंद्र सूची का विषय होता है, और समवर्ती सूची का विषय होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं भी नहीं आता है, तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ इसको बोलते हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखा गया। तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जो चर्चा की गई है संविधान में, एक कनाडा से लिया गया है। और शक्ति विभाजन, मतलब केंद्र और राज्य में जो शक्ति का विभाजन है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन जो होता है, मनोनयन जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में जिनका योगदान होता है, और राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, ठीक है ना। कितने? 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में, जिसको कि अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा में करते हैं। तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया है, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका पे चलते हैं। जो संविधान संशोधन है, उसकी जो प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में फ्रांस पे आते हैं। फ्रांस में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति करता है ना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होता है ना, मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। और आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल का वर्णन है ना। जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 में है ना, 352 में। और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और जो वित्तीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका वर्णन है। वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक देश में नहीं की गई है। तो जब आपातकाल होता है तो उसमें आपके जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। देखिए विधि का शासन ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया प्रोसीजर की बात करता है तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे हम रूस की चर्चा करते हैं, यूएसएसआर की चर्चा करते हैं, पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। अब चलिए हम उसके बाद में जो हमारा भारतीय संविधान है तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सजा दिया है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये फ्लेक्सिबल भी है और इनफ्लेक्सिबल भी है, मतलब नम्यता एवं अनम्यता, मतलब कि थोड़ा सा लचीला भी है और रिजिड भी है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, पंथ निरपेक्ष की बात है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व, बहुत सारी चीज़ें हैं। संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो ये बहुत सारी जो विशेषताएं हैं संविधान की, इसको मैंने यहाँ पे सजा दिया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पूरे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को